Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the pulse. सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे पल्स की। पल्स को हम डिफाइन क्या करते हैं? वेव ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर ऑफ हार्ट। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो ब्लड की जो वेव आपको फील होती है, ठीक है, बीटिंग फील होती है आर्टरीज में, या थ्रोबिंग फील होती है आर्टरीज में, जैसे ही हार्ट ब्लड पंप करता है बॉडी के लिए। लेफ्ट वेंट्रिकुलर ऑफ हार्ट से ब्लड कहाँ पे जाता है? बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वो जो वेव है, ब्लड की वेव आपको आर्टरीज में फील होगी, उसे हम पल्स का नाम देते हैं, ठीक है। फीलिंग ऑफ योर हार्ट बीट इन योर आर्टरीज, मतलब आपकी जो हार्ट की बीट है वो आपकी आर्टरीज में फील हो रही है, उसे हम पल्स का नाम दे रहे हैं। पल्स रेट, अगर हम पल्स रेट की बात करें कि पल्स रेट क्या होता है, जितना आपका जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही हैं एक आर्टरी में, किसी भी आर्टरी में 1 मिनट के लिए आप फील करते हैं, जितनी आपको बीटिंग फील होती है या कॉन्ट्रैक्शन फील होती है, उसे हम पल्स रेट का नाम देते हैं। नॉर्मली जो हम 60 to 100 कंसीडर करते हैं कि हम आर्टरी को प्रेस करके हम उस पर फील कर रहे हैं अपनी 3 मिडल फिंगर्स के थ्रू, तो हमें जितनी बीटिंग फील हो रही है, जितनी कॉन्ट्रैक्शन फील हो रही है 1 मिनट में, उसे हम पल्स रेट का नाम देते हैं। पल्स वेव, जो आपकी पल्स की वेव आ रही है, कॉन्ट्रैक्शन की वेव आ रही है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट को, कंप्लायंस ऑफ द आर्टरीज को, एंड कार्डिक आउटपुट को। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? आपका हार्ट एक बीट के साथ जितना ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है, वेंट्रिकल से जितना ब्लड पंप कर रहा है विद इन ईच बीट, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम हम कहेंगे कि कितना ब्लड हार्ट से लीव करता है एक हार्ट बीट में, एक बीट के दौरान कितना ब्लड हार्ट से लीव करता है, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम का नाम देते हैं। या आपका हार्ट एक बीट में कितना ब्लड पंप करता है, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम का नाम देते हैं। द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट एंटर द आर्टरीज विद ईच वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, हर बीट के साथ, हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ कितना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट से निकल रहा है और आर्टरीज में एंटर हो रहा है, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम का नाम देते हैं। नॉर्मल वैल्यू हम 60 to 100 मिलीलीटर पर बीट कंसीडर करते हैं। देन हम कंप्लाइंस ऑफ आर्टरीज की बात करें तो हम कहते हैं कि जब ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरीज से, तो कितना आपकी आर्टरीज इजीली स्ट्रेच हो सकती हैं, कितना उनकी एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट होने की और एक्सपेंड होने की, कितना आपकी आर्टरीज फ्लेक्सिबल हैं। जब ब्लड पंप फ्लो करता है आर्टरीज में से, तो कितना आपकी आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं और एक्सपेंड कर सकती हैं, उसे हम कंप्लाइंस ऑफ आर्टरीज का नाम देते हैं। जब आप हार्ट ब्लड को पंप करता है तो आपकी आर्टरीज स्ट्रेच करती हैं, जब हार्ट रिलैक्स करता है तो वो दोबारा से नॉर्मल साइज में आ जाती हैं। जितनी हाई कंप्लाइंस होती है, आर्टरीज इजीली स्ट्रेच कर सकती हैं, तो ब्लड फ्लो स्मूथ होता है, ठीक है। अगर वही लो कंप्लाइंस हो, आपकी आर्टरी स्टिफ हो, तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो स्मूथ नहीं होता, ब्लड प्रेशर हायर होता है और हार्ट पे ज़्यादा स्ट्रेन होता है, ज़्यादा वर्कलोड होता है। देन हम कार्डिक आउटपुट को डिस्कस करें। हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, वो कार्डिक आउटपुट है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था? हार्ट 1 बीट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, और 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, वो क्या आ जाता है? आपका कार्डिक आउटपुट में आ जाता है। और कार्डिक आउटपुट का फार्मूला यही है कि हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हार्ट रेट बीट्स पर मिनट और स्ट्रोक वॉल्यूम के एक बीट में कितना ब्लड पंप हो रहा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पास कार्डिक आउटपुट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हार्ट रेट किसी भी पर्सन का 70 है, 70 बीट्स पर मिनट है, और एक बीट में हार्ट ब्लड सप्लाई कर रहा है 70 ml, तो हम 70 बीट्स को 70 ml के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना आ जाएगा? 4900। तो इसका मतलब है आपका कार्डिक आउटपुट 1 मिनट में कितना है? 70 को 70 के साथ मल्टीप्लाई करें 4900, तो 4900 अप्रॉक्सीमेटली 5000 ml या 5 लीटर, ठीक है। तो कार्डिक आउटपुट कितना बन गया आपका? 5 लीटर बन गया पर मिनट, और नॉर्मल वैल्यू यही होती है 4 to 8 लीटर पर मिनट। फिर हम पेरिफेरल पल्स की बात करें। पेरिफेरल पल्स वो होती है जो पल्स उन आर्टरीज में फील हो रही है जो आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट है, मतलब लिम्स में है, रिस्ट में है, नेक में है, फुट में है, जो अवे फ्रॉम द हार्ट है, वहाँ पे जो पल्स फील हो रही है वो पेरिफेरल पल्स में आती है। और एपिकल पल्स, वो पल्स जो डायरेक्टली हम हार्ट से फील करते हैं स्टेथोस्कोप यूज़ करके, ये लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट पे होती है, नियर द एपिक्स ऑफ द हार्ट। तो एक्चुअल हार्ट बीट जो हम हार्ट पे ही सुन रहे हैं, वो आपको क्या कहते हैं? इसको हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स का भी नाम देते हैं।
फिर उसके बाद उसने कहा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पल्स रेट को इफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम एज की बात करें, एज पल्स रेट को इफेक्ट करता है, ठीक है। जो जितना आप यंगर होते हैं आपका पल्स रेट उतना फास्टर होता है, जैसे आप ओल्डर होते जाते हैं तो पल्स आपकी स्लोअर हो जाती है। जैसे बेबीज़ हैं उनमें बहुत फास्ट पल्स रेट होता है, 100 to 160 वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। चिल्ड्रन में भी फास्ट होता है 80 to 120, लेकिन एडल्ट में नॉर्मल और स्लो हो जाता है, पल्स रेट 60 to 100 तक हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि क्यों बेबीज़ में जो पल्स रेट है वो फास्टर होता है और एडल्ट्स में पल्स रेट स्लो होता है, आप जितना एज करते जाते हैं आपका हार्ट उतना बिगर और स्ट्रोंगर होता जाता है, तो उसको उतना फास्ट बीट करने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि जो बेबीज़ हैं उनका हार्ट स्मॉल होता है और हर बीट के साथ वो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप करता है, तो हार्ट को इसलिए ज़्यादा फास्टर बीट करना पड़ता है ताकि वो बॉडी की नीड्स को फुलफ़िल कर सके। एडल्ट्स के जो हार्ट हैं वो लार्जर होते हैं, स्ट्रोंगर होते हैं, ईच बीट के साथ ज़्यादा ब्लड पंप हो रहा होता है, तो हार्ट को वो स्लो ब्लड पंप करके भी कंपनसेट कर लेता है। फिर जो बेबीज़ हैं और चिल्ड्रन हैं इनका मेटाबॉलिज्म रेट हाई होता है, ये जल्दी एनर्जी को यूज़ करते हैं, फास्टर एनर्जी को यूज़ करते हैं, तो उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस वजह से हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, तो फास्टर पल्स होती है। और एडल्ट्स का मेटाबॉलिज्म लोअर होता है, इस वजह से स्लोअर पल्स होती है। देन सेक्स इफेक्ट करता है पल्स को, ठीक है। फीमेल्स का जो पल्स रेट है वो स्लाइटली फास्टर होता है देन द मेल्स, क्योंकि इनमें हार्मोनल चेंजेस भी आ जाती हैं। फीमेल में हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन वगैरह, वो इफेक्ट करते हैं हार्ट रेट को, स्लाइटली इंक्रीज कर देते हैं पल्स रेट को। उसके अलावा फीमेल का बॉडी साइज स्मॉलर होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है, तो हार्ट इस चीज़ को कंपनसेट करता है फास्टर बीट करके। फीवर, फिर एक्सरसाइज से जैसे हमने कहा कि पेशेंट का हार्ट रेट इंक्रीज होता है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, तो इस वजह से हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है उसको कंपनसेट करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। फिर फीवर इफेक्ट करता है पल्स को, जब आपका बॉडी टेम्परेचर राइज होता है तो आपकी हार्ट बीट फास्टर होती है। मतलब अगर हम कहें कि 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर आता है तो पल्स एटलीस्ट 1 मिनट में 10 to 15 बीट्स पर मिनट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि फीवर में भी हायर मेटाबॉलिज्म हो जाता है, सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हार्ट फास्टर बीट करता है ब्लड सप्लाई करने के लिए। फीवर में बॉडी टिश्यूज़ को ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड होती है, इसलिए पल्स इंक्रीज होती है। फिर फास्टर ब्लड फ्लो होगा तो उसकी वजह से हीट लॉस होगी, उस मतलब फीवर में हमारी हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है, तो हीट लॉस बॉडी एक्टिवेट करती है, हीट लॉस मैकेनिज्म, तो फास्टर ब्लड फ्लो होगा, उससे हीट लॉस में हेल्प होगा। देन हाउ मेडिकेशन एक फैक्टर है जो इफेक्ट कर रही है पल्स रेट को। हाइपोवोलीमिया है वो इफेक्ट कर रही है, किस तरह से इफेक्ट कर रही है, स्ट्रेस किस तरह इफेक्ट कर रहा है, पोजीशन चेंजेस, पैथोलॉजी, ये सारा हम डिस्कस करते हैं। मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो मेडिकेशन या तो इंक्रीज़ भी कर सकती हैं पल्स रेट को, कौन सी मेडिकेशन है वो उस पर डिपेंड कर रहा है, या डिक्रीज़ भी कर सकती हैं, ड्रग पे डिपेंड करता है। जैसे स्टिमुलेंट्स होते हैं, कैफीन है या कोई एस्थमा की मेडिसिन है, वो पल्स रेट को इंक्रीज़ कर देती हैं। बीटा ब्लॉकर्स हैं वो पल्स रेट को डिक्रीज़ करती हैं। तो डिफरेंट मेडिसिन है, उनका डिफरेंट इफेक्ट होता है। हाइपोवोलीमिया हम कहते हैं लो ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। लो ब्लड वॉल्यूम पल्स रेट को इंक्रीज करता है, किस वजह से, ब्लड वॉल्यूम कम है, लेस ब्लड है सर्कुलेशन में, बॉडी क्या है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, तो हार्ट क्या है फास्टर बीट करता है ताकि वो जो स्मॉलर वॉल्यूम है उसको एफिशिएंटली पंप कर सके, ताकि ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। फिर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस पल्स रेट को इंक्रीज कर देता है। स्ट्रेस हमने पहले कहा था कि वो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। सिंपैथेटिक सिस्टम जिसमें फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स आ जाता है, उसमें एड्रीनलिन रिलीज होते हैं और हार्ट फास्टर पंप करता है, तो पल्स रेट इंक्रीज होती है। पोजीशन चेंजेस में वो भी इंक्रीज कर सकती हैं, पल्स को डिक्रीज कर सकती हैं टेम्परेरी तौर पे। जैसे हम फ़ौरन से उठते हैं, ठीक है, तो ब्लड जो है वो लेग्स में पूल हो जाता है, तो पल्स रेट इंक्रीज होता है ताकि ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सके। अगर हम लाइंग डाउन पोजीशन में हैं तो हार्ट को लेस वर्क करना पड़ता है, तो पल्स रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हम जैसे क्विकली स्टैंड अप करते हैं, अगर ब्लड प्रेशर हमारा मेंटेन ना हो तो पेशेंट को फिर डिजीनेस फील होती है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। इसलिए जैसे ही हम क्विकली स्टैंड अप करते हैं तो पल्स रेट फ़ौरन से इंक्रीज होता है ताकि हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रख सके। फिर हम पैथोलॉजी की बात करें, डिजीज़ और इलनेस में आ जाता है, डिपेंड करता है कंडीशन में, लाइक फीवर है, इन्फेक्शन है, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, ये हमने कहा था कि इंक्रीज़ करते हैं पल्स रेट को। और अगर कुछ हार्ट डिजीज़ हैं या हार्ट ब्लॉक है, हाइपो में जा रहा है पेशेंट, तो पल्स रेट डिक्रीज़ होता है। डिजीज़ चेंज कर देती है हार्ट की एफिशिएंसी को, मेटाबॉलिक डिमांड को।
उसके बाद अगर हम पल्स साइड्स को डिस्कस करें, टेम्पोरल, कैरोटिड, एपिकल, 9 साइड्स हैं पल्स की। सबसे पहले हम टेम्पोरल को डिस्कस करते हैं। टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है, ये सुपरफिशियल साइड पे होती है, स्लाइटली एंटीरियर टू द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। ऑडिटरी मीटर्स कहते हैं ओपनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द ईयर। आप अपने इंडेक्स और मिडल फिंगर्स को प्लेस करेंगे इन फ्रंट ऑफ द ईयर, टेम्पल एरिया पे प्रेस करेंगे तो आपको पल्स फील होगी, ब्लड फ्लो फील होगा आर्टरी के थ्रू, ठीक है। टेम्पोरल पल्स हम तब यूज़ करते हैं जब रेडियल या करोटिड पल्स फाइंड करना हार्डर हो, ब्लड फ्लो हमने चेक करना हो हेड तक, या इन्फ्लेमेशन ऑफ टेम्पोरल आर्टरी को असेस करना हो। फिर हम कैरोटिड की बात करते हैं। ये लेटरल टू द थायराइड कार्टिलेज, मतलब साइड पे है थायराइड, जैसे थायराइड कार्टिलेज को हम एडम्स एप्पल का भी नाम देते हैं, कार्टिलेज होता है थायराइड कार्टिलेज, इसके लेटरल साइड पे होता है। आप इंडेक्स और मिडल फिंगर यहाँ पे वन साइड ऑफ नेक पे जेंटली प्लेस करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप फील करते हैं पल्स। एक साइड पे ही एट अ टाइम आपने चेक करनी है, दोनों साइड पे एट अ टाइम आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्लड फ्लो जा रहा होता है ब्रेन तक, तो उसकी वजह से आप दोनों साइड पे चेक करेंगे तो ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा ब्रेन तक। फिर हम बात करते हैं ब्रेकियल की, मीडियल टू द बाइसेप टेंडन। मीडियल कहते हैं वो जो टुवर्ड द बॉडी है, ठीक है, और बाइसेप टेंडन कहाँ पे होता है? इन फ्रंट ऑफ द एल्बो। यहाँ पे एक टेंडन होता है जिसे हम बाइसेप टेंडन का नाम देते हैं। यहाँ पे इधर मीडियल साइड पे हम फील करते हैं ब्रेकियल पल्स को। एल्बो को स्लाइटली बेंड करते हैं और रिलैक्स पोजीशन में रखते हैं। आप अपनी मिडल और इंडेक्स फिंगर जस्ट इनसाइड द बाइसेप टेंडन टुवर्ड द बॉडी यहाँ पे हम प्लेस करेंगे और वहाँ पे हम पल्स फील करेंगे। इसमें हम ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए या ब्लड फ्लो आर्म तक प्रॉपर है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम कर सकते हैं। फिर रेडियल आर्टरी की बात करें, ये मोस्ट कन्वीनियंट और इजी साइड है, ये नॉर्मली रूटीन में यूज़ की जाती है। जस्ट लेटरल टू द फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस टेंडन, ठीक है, लेटरल साइड पे है, थंब साइड पे है और रिस्ट पे। टेंडन के मतलब हम कहते हैं टेंडन के उस पे साइड पे, जस्ट लेटरल साइड पे। लेटरल हम कहते हैं थंब साइड, जो रेडियल है ये हमेशा थंब साइड पे फील की जाती है, रिस्ट पे, थंब साइड पे। उसे पेशेंट को कहेंगे कि अपना आर्म रेस्टिंग पोजीशन में रखे, पाम जो हैं वो अप फेसिंग अप हों, अपने इंडेक्स और मिडल फिंगर्स आपने थंब साइड ऑफ रिस्ट पे रखनी है। आपने ये याद रखना है कि रेडियल हमेशा थंब साइड पे होती है नेक्स्ट टू द टेंडन, और फिर आपने वहाँ पे जेंटली प्रेस करना है ताकि आप पल्स को फील कर सकें। हैंड की सर्कुलेशन चेक करने के लिए, या हम हार्ट रेट की मेजरमेंट चेक करने के लिए, या ड्यूरिंग एमरजेंसी पल्स चेक करने के लिए ये मोस्ट कन्वीनियंट और नॉर्मल रूटीन में साइड चूज़ होती है। फिर हम एपिकल पल्स की बात करते हैं। एपिकल पल्स कहाँ है? लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, चेस्ट के लेफ्ट साइड पे होती है, अबाउट 8 सेंटीमीटर इन द लेफ्ट ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम बोन, जिन्हें ये आपकी स्टर्नम बोन हैं और इनको हम आप क्या नाम देते हैं? ब्रेस्ट बोन का भी नाम देते हैं। इसकी लेफ्ट साइड पे एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होती क्या है? दो रिब्स के दरमियान जो स्पेस है वो इंटरकोस्टल स्पेस है। अब फर्स्ट टू रिब्स के दरमियान जो स्पेस है वो फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है, सेकंड और थर्ड रिब के दरमियान सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है, ऐसे ही थर्ड और फोर्थ के दरमियान थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ के दरमियान। जी आप देखें कि उसने कहा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के दरमियान, मतलब फिफ्थ एंड सिक्स रिब के दरमियान जो फील हो रही है इंटरकोस्टल स्पेस के दरमियान एपिकल पल्स आपको फील होगी। और ये हमेशा आप स्टेथोस्कोप के थ्रू मेजरमेंट लेते हैं। आप स्टेथोस्कोप रखते हैं, ठीक है, एपेक्स एरिया के ऊपर, और लब डब साउंड ऑफ हार्ट बीट को सुनते हैं। फिर हम पोप्लीटियल की बात करते हैं। पोप्लीटियल, ये जो पोप्लीटियल फोसा है बिहाइंड द नी, इधर इंफीरियर पोर्शन पे हम पोप्लीटियल पल्स फील करते हैं। देन डोर्सैलिस पेडिस जस्ट लेटरल टू द एक्सटेंसर हेलिकस लॉन्गस टेंडन, ठीक है। डोर्सैलिस पेडिस इन फ्रंट ऑफ द फुट है, फ्रंट साइड पे, डोर्सल साइड ऑफ द फुट पे है। आपने बिग टो को एक्सटेंड करना है, लिफ्ट करना है, और उससे आपको डोर्सीफ्लेक्शन, मतलब डोर्सीफ्लेक्शन कहते हैं कि जब हम फुट लिफ्ट करते हैं अपवर्ड साइड पे, फुट्स को अपवर्ड साइड पे लिफ्ट करते हैं, उसे हम डोर्सीफ्लेक्शन का नाम देते हैं। और डोर्सलिस पेडिस कहाँ पे होती है? टू द जस्ट लेटरल टू द एक्सटेंसर हेलिकस लॉन्गस टेंडन, इस टेंडन के लेटरल साइड पे। टेंडन आपको इजीली फील हो जाता है तो ये एक लैंडमार्क बन जाता है, एक पॉइंट बन जाता है कि आप इजीली पल्स इसकी लेटरल साइड पे लोकेट कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं, डोर्सैलिस पेडिस भी है और इसमें पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी भी है।
देन हम डिस्कस करेंगे कि पल्स साइट्स तो हम देख लेंगे कौन कौन सी पल्स साइट्स होती हैं, लेकिन इनको रीज़न क्या है, क्यों हम यूटिलाइज़ करते हैं। अगर हम रेडियल की बात करें, रेडियल हमने कहा था कि रिस्ट थंब साइड पे होती है, रिस्ट की थंब साइड पे, तो हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, ये रेडिली एक्सेसिबल है, हमें इजीली एक्सेसिबल होती है और रूटीनली नॉर्मल रूटीन में यूज़ हो रही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं टेम्पोरल की। टेम्पोरल हम तब यूज़ करते हैं जब रेडियल एक्सेसिबल ना हो या टेम्पोरल आर्टरी की इन्फ्लेमेशन हो रही हो या हेड साइड पे हमने ब्लड फ्लो डिटरमाइन करना हो तो टेम्पोरल हम चेक करते हैं। देन हम कैरोटिड की बात करते हैं, यूज़ फॉर इन्फेंट्स इन केसेस ऑफ कार्डिक अरेस्ट एंड टू डिटरमाइन सर्कुलेशन टू द ब्रेन। कैरोटिड जो आर्टरी है ये सेंट्रल आर्टरी है, ठीक है, ये क्लोज टू द हार्ट होती है, तो अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम भी है तो पल्स यहाँ पे फील हो जाती है हमें। जबकि अगर इन्फेंट्स और ड्यूरिंग कार्डिक अरेस्ट की हम बात करें तो जो रेडियल और ब्रेकियल पल्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं कि उनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो कैरोटिड पल्स मोस्ट रिलायबल होती है, वहाँ से हम सर्कुलेशन चेक कर सकते हैं। एमरजेंसी कंडीशन में कैरोटिड पल्स हम नेक में चेक करके हम फौरी तौर पे इमीडिएटली तौर पे बता सकते हैं कि हमारा हार्ट पंप कर रहा है। देन हम बात करते हैं एपिकल की, रूटीनली यूज्ड इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन अप टू 3 years ऑफ एज, यूज्ड टू डिटरमाइन द डिस्क्रिपेंसीज विद द रेडियल पल्स यूज्ड इन कंजक्शन विद सम मेडिकेशन। एपिकल पल्स हमने कहा था एपिक्स ऑफ हार्ट पे हम स्टेथोस्कोप यूज़ करके यूटिलाइज करके फील करते हैं। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होती है। जो इन्फेंट्स और चिल्ड्रन है इनमें हमने कहा पेरिफेरल पल्सेस वीक होती हैं टू डिटरमाइन द डिस्क्रिपेंसीज विद द रेडियल पल्स। कभी ऐसे होता है कि रेडियल पल्स रेट स्लोअर होता है एक्चुअल हार्ट बीट से, तो उसे हम पल्स डेफिसिट का नाम देते हैं। तो एपिकल पल्स को काउंट करेंगे, उसको रेडियल पल्स के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हार्ट की रिदमिक इश्यूज़ तो कोई नहीं आ रहे, हार्ट के रिदम में तो कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे। यूज्ड इन कंजक्शन विद द सम मेडिकेशन, यूज इन कंजक्शन विद द सर्टेन मेडिकेशन, मतलब कार्डिक मेडिकेशन है लाइक डाइजॉक्सिन वगैरह। तो मेडिसिन देने से पहले हम एपिकल पल्स को चेक करते हैं ताकि ये देख सकें कि हार्ट रेट सेफ है, फिर उसके बाद भी हम उसको दोबारा से डिटरमाइन करते हैं। तो सिर्फ पेरिफेरल पल्स चेक करके हम हार्ट रेट एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हार्ट की अगर हम मेडिसिन दे रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एपिकल पल्स भी उसको असेस करें, मेडिकेशन सेफ्टी के लिए नेसेसरी है। देन हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास ब्रेकियल पल्स आ जाती है। ब्रेकियल पल्स हमने कहा ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए ब्रेकियल आर्टरी कहाँ पे होती है, मीडियल साइड टुवर्ड द बॉडी टू द बाइसेप टेंडन, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द एल्बो। आपने आर्म को स्लाइटली बेंड और रिलैक्स करवाना है, इंडेक्स और मिडिल फिंगर्स को इनसाइड द बाइसेप टेंडन आपने प्लेस करना है और वहाँ पे आप जेंटली प्रेस करते हैं पल्स फील करने के लिए। कार्डिक अरेस्ट की कंडीशन में भी ये यूज़ होती है। कार्डिक अरेस्ट में क्योंकि पेरिफेरल पल्सेस वीक हो जाती हैं, उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, तो ब्रेकियल पल्स सेंट्रल होती है और वहाँ पे हम असेस कर सकते हैं सर्कुलेशन। फिर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, बीपी मॉनिटरिंग, जब हम बीपी कफ यूज़ करते हैं तो ब्रेकियल आर्टरी स्टैंडर्ड साइट है जो हम यूज़ करते हैं बीपी मॉनिटरिंग के लिए। एक्यूरेट मेजरमेंट होती है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। देन हम फीमोरल की बात करते हैं। फेमरल हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ कार्डिक अरेस्ट, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन, डिटरमाइन सर्कुलेशन, लेग में सर्कुलेशन चेक करने के लिए। उसके अलावा कार्डिक अरेस्ट की कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। फेमरल पल्स सेंट्रल है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिलायबली इस पे हम रिलाई कर सकते हैं। रिलायबल कंडीशन में होती है कि ब्लड सर्कुलेट कर रहा है प्रॉपरली या नहीं कर रहा। और इन्फेंट और चिल्ड्रन में हम चेक करते हैं कि ब्लड लोअर लिम्ब तक पहुंच रहा है, तो उसके लिए हम फेमरल पल्स से असेस करते हैं। शॉक की कंडीशन में, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी यूज़ की जाती है। देन हम पोप्लीटियल की बात करते हैं, यूज टू डिटरमाइन द सर्कुलेशन इन द लोअर लेग। हमने कहा था ये बिहाइंड द नी हम फील करते हैं, बैक ऑफ द नी पोप्लीटियल फोसा पे। तो इसमें हम लोअर लेग में सर्कुलेशन अगर चेक करना चाह रहे हैं, लोअर लेग में पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ में या कोई स्वेलिंग हो गई है लोअर लेग की, इस चीज़ को हम डिटरमाइन करना चाह रहे हैं तो हम पोप्लीटियल आर्टरी से चेक करेंगे। ये थोड़ा हार्डर होता है फील करना फेमरल और रेडियल की कंपैरिजन में, लेकिन जब हम लेग की परफ्यूजन के लेग तक लेग ब्लड फ्लो प्रॉपरली है या नहीं है तो उसको चेक करना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं। देन हम पोस्टीरियर टिबियल की बात करते हैं। पोस्टीरियर टिबियल हमने कहा था कि सर्कुलेशन इन द फुट और डोर्सैलिस पेडिस भी ऐसे ही है कि फुट की, ये दोनों फुट की अगर हम सर्कुलेशन डिटरमाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यूटिलाइज़ की जाती हैं।
देन हम बात करते हैं असेसिंग द पल्स। पल्स कॉमनली असेस की जाती है पाल्पेशन मेथड के थ्रू या ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन हमने कहा था एपिक्स में, एपिकल पल्स जब हम चेक कर रहे हैं, और पाल्पेशन जब हम रेडियल कर रहे हैं, ब्रेकियल कर रहे हैं। 3 मिडल फिंगर्स को यूज़ करते हैं हर पल्स साइड को पाल्पेट करने के लिए एक्सेप्ट फॉर द एपिकल पल्स, क्योंकि एपिकल पल्स में हम स्टेथोस्कोप यूज़ कर रहे हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड इज यूज फॉर पल्सेस दैट इज डिफ़िकल्ट। अगर पल्सेस को असेस करना डिफ़िकल्ट हो तो उसके लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी यूज़ किया जाता है। मतलब हैंड से हम फील नहीं कर पा रहे तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड एक डिवाइस है जो साउंड वेव यूटिलाइज करती है, उससे ब्लड फ्लो हम डिटेक्ट कर सकते हैं आर्टरीज में। जैसे पेरिफेरल पल्सेस हैं, फुट है, डायबिटिक में, एल्डर पेशेंट्स में, उनको असेस करना डिफ़िकल्ट होता है। अगर रेडियल और ब्रेकियल पल्सेस वीक हैं तो आम पल्सेस को डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो पेरिफेरल पल्सेस अगर टिनी है, ये डिफ़िकल्ट हैं डिटेक्ट करना, तो उसके लिए हम प्रोब प्लेसमेंट करते हैं आर्टरी पे। डॉपलर साउंड जो हैं वो डिटेक्ट करती हैं ब्लड फ्लो को, और पल्स को हम हर्ट कर सकते हैं या विजुअलाइज कर सकते हैं अगर हम उसे मैनुअली फील नहीं कर पा रहे। डॉपलर का मतलब होता है हेयरिंग द पल्स, जब आप उसको फील नहीं कर पाते। देन हम बात करते हैं असेसिंग द पल्स। अगर हम पल्स असेस कर रहे हैं उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे? रेट, रिदम, वॉल्यूम, आर्टीरियल वॉल, इलास्टिसिटी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बायलेटरल इक्वलिटी। अगर हम पल्स रेट की बात करें, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, एक मिनट में कितनी बीट्स आ रही हैं वो पल्स रेट है। उसके लिए भी हम इंडेक्स और मिडिल फिंगर यूज़ करते हैं, थंब यूटिलाइज नहीं करते। बीट्स को हम कितने टाइम के लिए चेक करते हैं? 60 सेकंड या 1 मिनट के लिए चेक करते हैं। और पल्स रेट कितना होता है नॉर्मल? 60 to 100 बीट्स पर मिनट। फिर पल्स रिदम की अगर हम बात करते हैं उसमें हम रेगुलरिटी देखते हैं कि बीट्स जो हैं वो इवनली स्पेस्ड हैं। एक बीट है, उसके बाद दूसरी बीट के दरमियान अगर 3 सेकंड का वक्फा आ रहा है तो दूसरी और तीसरी बीट के दरमियान भी वो उतना ही टाइम पीरियड आना चाहिए। ये नहीं कि फर्स्ट और सेकंड बीट के दरमियान आपका 3 सेकंड्स का डिफरेंस आ रहा है और सेकंड और थर्ड बीट के दरमियान आपके पास 10 सेकंड्स का डिफरेंस आ रहा है, तो वो इरेगुलर में आ जाता है। तो रिदम उसी को कहते हैं कि इवनली स्पेसिंग होनी चाहिए एक बीट और दूसरी बीट के दरमियान। फिर हम पल्स वॉल्यूम की बात करते हैं। पल्स वॉल्यूम का फोर्स ऑफ बीट, कि कितना आपकी पल्स स्ट्रॉन्ग है या कितना आपकी पल्स वीक है। उसके बाद हम आर्टीरियल वॉल इलास्टिसिटी को डिस्कस करते हैं कि आपकी आर्टरीज जब पल्पेट की जा रही हैं कितना स्ट्रेची हैं या कितना रिजिड हैं। नॉर्मली तो स्ट्रेची होनी चाहिए, और एबनॉर्मल में हार्ड और स्टिफ होती हैं। वो एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकती हैं, हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकती हैं। देन हम बायलेटरल इक्वलिटी देखते हैं कि पल्स को दोनों साइड ऑफ बॉडी पे चेक करते हैं, लेफ्ट और राइट साइड पे, और देखते हैं कि दोनों साइड्स पे इक्वल हैं। पल्स नॉर्मली इक्वल होनी चाहिए रेट में, रिदम में और वॉल्यूम में। देन उसने रेट की बात की है कि रेट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स में, अगर तो नॉर्मल हमने कहा पल्स रेट 60 to 100 है, अगर 100 बीट्स पर मिनट से इंक्रीज़ हो जाता है तो उसे हम टेकिकार्डिया का नाम देते हैं कि हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गया। और अगर वही हार्ट रेट 60 से 100 नॉर्मल है, 60 से बिलो जा रहा है, तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया का नाम देंगे कि हार्ट रेट नॉर्मल से बिलो है। देन हम रिदम की बात करते हैं। रिदम हमने कहा था कि बीट्स का इक्वल होना, मतलब बीट्स के दरमियान जो इंटरवल आ रहा है वो इक्वल होना। फिर डिसरिदमिया और एरिदमिया इसमें आ जाते हैं। डिसरिदमिया का कहते हैं कि एबनॉर्मल हार्ट रिदम एबनॉर्मल है, और ए रिदमिया जहाँ पे ए आ जाए वो एब्सेंस को शो करता है, मतलब नॉर्मल रिदम है ही नहीं, एब्सेंस हो गया। ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं हम टर्म्स। देन हमने आर्टियल वॉल इलास्टिसिटी को डिस्कस कर लिया। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बायलेटरल इक्वलिटी ये हमने डिस्कस किया। वॉल्यूम, पल्स स्ट्रेंथ, कितना आपकी पल्स स्ट्रॉन्ग है या वीक है, किस तरह से है। अगर हम पल्स वॉल्यूम को ग्रेड करें, पल्स वॉल्यूम हम कहते हैं कितना आपकी पल्स स्ट्रॉन्ग फील होती है जब आप आर्टरी को पल्पेट करते हैं। ठीक है, इससे आपको पता चलता है आपका ब्लड फ्लो कितना है, हार्ट पंपिंग एफिशिएंसी कितनी है। इसमें ना हम पल्स की वॉल्यूम की ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेड 0 पे एब्सेंट, मतलब कोई पल्स फील नहीं हो रही, कार्डिक अरेस्ट है या आर्टरी ब्लॉक हो गई है, कोई पल्स फील नहीं हो रही। और अगर ग्रेड 1 है, इस पर वीक पल्स होती है, मतलब स्मॉल पल्स फील होती है जो बेयरली पाल्पेबल होती है, मुश्किल से उसे हम पाल्पेट कर सकते हैं, और थोड़ा सा प्रेशर देने से वो फेड होगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसे ये इंडिकेट करती है अगर पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम लो हो या शॉक कंडीशन में हो। नॉर्मल में इजीली पाल्पेबल होती है, फुल होती है, इजीली फेल्ट होती है, मॉडरेट स्ट्रेंथ होती है, ये हम हेल्दी पर्सन में कंसीडर करते हैं। इंक्रीज में ग्रेड 3 में आ जाती है, ये
भी पाल्पेबल तो इजीली होती है, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, मोर फोर्सफुल होती है फीवर की कंडीशन में या एंजाइटी या एक्सरसाइज की कंडीशन में। फिर बाउंडिंग पल्स है, बाउंडिंग पल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, फोर्सफुल होती है, इजीली पाल्पेबल होती है, और ये डिजीज़ कंडीशन में होती है, हाई ब्लड प्रेशर में होती है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन की कंडीशन में होती है। तो ये पल्स वॉल्यूम की ग्रेडिंग है जो हमने डिस्कस की। फिर हम पल्स प्रेशर की बात करें, या पल्स असेसमेंट में दो तरह की चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, पल्स प्रेशर एंड पल्स डेफिसिट। पल्स प्रेशर कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में जो डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मल कितना होता है, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक नॉर्मल कितना है 80। 120 को माइनस करेंगे 80 के साथ तो कितना आपके पास आएगा 40। ये नॉर्मल पल्स प्रेशर है। जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के दरमियान डिफरेंस आ रहा है वो आपका क्या होता है, पल्स प्रेशर। ये शो करता है कि आपका हार्ट जो है वो कितनी फोर्स जनरेट कर रहा है जितना टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। इंडिकेट करता है कि आपका हार्ट की हेल्थ कैसी है, आपकी आर्टरीज की हेल्थ कैसी है। नॉर्मली 30 to 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हेल्दी एडल्ट में हम पल्स प्रेशर को इंडिकेट करते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है, वो फिर डिजीज़ कंडीशन में होता है, ठीक है। पल्स प्रेशर अगर बहुत वाइड हो गया 50 mm से भी इंक्रीज़ कर गया तो ये हाइपरथायराइडिज्म में होगा, फीवर में होगा, एनीमिया में होगा। अगर बहुत ज़्यादा नैरो हो गया तो ये हार्ट फेलियर की कंडीशन में होगा, ब्लड लॉस में होगा। देन हम पल्स डेफिसिट की बात करते हैं। पल्स डेफिसिट हम कहते हैं जो डिफरेंस आ रहा है आपकी एपिकल पल्स में और आपकी पेरिफेरल पल्स में। पेरिफेरल पल्स में नॉर्मली हम रेडियल पल्स कंसीडर करते हैं। तो एपिकल पल्स और पेरिफेरल पल्स को जब हम माइनस करेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी एपिकल पल्स आ रही है 100 और आप रेडियल पल्स असेस करते हैं तो वो आती है 90। तो पल्स डेफिसिट कितना आ रहा है, एपिकल को पेरिफेरल के साथ माइनस करेंगे, 100 को माइनस करेंगे 90 के साथ तो क्या आएगा 10। तो उसमें ये आता है कि आप चेक करते हैं कि आपकी एपिकल पल्स में और पेरिफेरल पल्स में कितना डिफरेंस आ रहा है।